अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में है, ये शायद कोई ख़बर नहीं है। पाकिस्तान में दिन का आगाज़ भी और अंजाम भी ऐसी ख़बरों से होता है जिनको पढ़ने के बाद सिवाय ये कि हमारा दिल जो है मज़ीद परेशानी का शिकार हो जाए और अपने बच्चों के और अपने मुस्तक़बिल के बारे में पाकिस्तानी कौम जो है मज़ीद खौफ में मुब्तला हो जाए, इसके अलावा हमें उसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। एक तवील अरसा है 9/11 के बाद हर गुज़रता दिन जो है पहले से बुरी खबर लेकर आया, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है आज तक उसका कोई हल नहीं दे पाई। हमने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को इस जंग में धकेला। कभी कहा ये जंग हमारी है, कभी कहा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत की है। फिर ये हमने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ चले जाएगा, नई मुंतखब हुकूमत आएगी, सियासी हुकूमत होगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई नई राह निकलेगी, पाकिस्तानी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर गौर होगा। 5 साल पीपल्स पार्टी का दौर भी गुजर गया, किलिंग वैसे ही रही, खून रेज़ी का सिलसिला वैसे ही रहा। फिर नवाज़ शरीफ साहब और तहरीक इंसाफ, इनका इलेक्शन स्लोगन था कि हम आएंगे तो हम उन पॉलिसीज़ को बदलेंगे जो एक फ़ौजी जर्नैल की बनाई गई हैं। लेकिन इनके आने के बाद भी 9 माह के अरसे में हालात पहले से ज़्यादा अबतर हो गए, बेहतर नहीं हुए। मेरे पास एक रिपोर्ट है इस वक्त जो आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की गई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो थी पहला उसका ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया। इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं वो इराक़ से अबतर बुरी सूरत हाल पेश करते हैं। और जो किलिंग का सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के 5272 फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। ये ना 65 और 71 की जंगें अगर जमा भी कर लें तो इतने पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद नहीं हुए। 50,000 शहरी पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है अभी किसी एक नुक्ते के ऊपर यकजा नहीं है। कराची के अंदर मैं बैठा हूँ, तो कराची में गुज़श्ता रोज़ भी हमने MQM से प्रोग्राम किया था। MQM ने एक रैली की और कहा यह कि हम फ़ौज की मदद के लिए बाहर निकले हैं। फ़ौज की मसला ये है इस वक्त कि उसको जब तक एक मुंतखब हुकूमत मैंडेट ना दे, आवाम की उसे मुकम्मल तईद हासिल ना हो, जिस तरीके से स्वात में थी, तो वैसे इतना बड़ा ऑपरेशन करना अपने इलाकों में फ़ौज के लिए मुमकिन नहीं होता। हमारी लीडरशिप अभी तक डामाडोल नज़र आई थी और आ रही है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो कहते हैं कि फ़ौज के पीछे खड़े हैं हम। पाकिस्तान और तालिबान या दहशत गर्दी और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। ये एक स्लोगन तो है, लेकिन इसके लिए वो करेंगे क्या? क्या स्ट्रेटजी है? क्या तरीक़ाकार हो सकता है और पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें वो क्या करेंगी? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम फ़ोकस करें और हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। अल्ताफ़ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, वेरी वार्म वेलकम। आप हमें जॉइन कर रहे हैं और आई होप कि आप इन तमाम सवालों को एड्रेस करेंगे जो पाकिस्तानी कौम अपने लीडर से जानना चाहती है। जी, जी अल्ताफ़ साहब। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका कि आप हमारे साथ हैं। ये फरमाइएगा कि आपका नारा कि पाकिस्तान और तालिबान साथ नहीं चल सकते, इस पे तो शायद किसी को शक ना हो, लेकिन इसके हवाले से आपके ज़हन में हिकमत अमली है कोई? मुझे आपका जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले कुछ कहने की इजाजत दीजिएगा। हेलो। जी अल्ताफ़ साहब, आप लाइव हैं इस वक्त? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके सवाल के जवाब में कुछ कहने से पहले मुझे कुछ कहने की आप इजाजत फरमाइएगा। जी, जी, कहिए, कहिए, कहिए आप। बड़े हयात नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं समा टेलीविजन का समा के तमाम खुलेगा तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियंस और बेचारे सबसे मेहनत करने वाले गुमनाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया अपनी मुश्तरका काविशों के जरिए और सभा के जरिए मैं उनको भी और सभा टेलीविजन को जहां जहां देखा जा रहा है नजरिया सैटेलाइट, हर देखने वाली आंख को, सुनने वाले कानों को मैं खुलूस से दिल के साथ अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदीम मलिक साहब, आपका पहला सवाल था कि जो कोशिशें की जा रही हैं तो उसमें हल क्या है? हल कमोबेश तकरीबन 8-10 सालों से मुख्तलिफ जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने और MQM के इन हालात को संवारने में, सुधारने में, ठीक करने में, तमाम मसाइल का क्या है उसके लिए हल पेश करते रहे हैं, लेकिन कभी नई बातों को उस तरह तफसील से नहीं सुना गया जिस तरह सुन लेना चाहिए था। इसलिए कि अमीर, दौलतमंद, पैसे वाला मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन साथ थोड़ी सी इंटरप्शन आ रही है, तो अगर हम एक ब्रेक ले लें तो दोबारा लाइन कनेक्ट करते हैं तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। मुझे तो आवाज़ ठीक है, साथ नॉइज़ जा रहा है, सुनने वालों को आपका मैसेज पूरा पहुंच नहीं पाएगा। तो एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे साथ होंगे। तो ये सवाल कि इनके जहन में स्ट्रेटजी क्या है दोबारा दोहराएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मसले के ऊपर कैसे काबू पाना है, सियासी जमातों का क्या किरदार है और फ़ौज को क्या काम करना है, ये हमारे सवालात हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अल्ताफ़ साहब, आपका वो जो नारा है कि पाकिस्तान और तालिबान साथ नहीं चल सकते, मेरा सवाल ये था कि आपके जहन में स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, कैसे आगे बढ़ना है? देखिए नदीम साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया, दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था और उसमें कहीं भी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये नहीं फरमाया था बानी पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट होगा, बल्कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान एक ऐसी रियासत अब बन चुका है, कायम हो चुका है कि आज के बाद से हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब आजाद हैं कि अपने अकीदे, मसलक, मजहब के मुताबिक इबादत गाहों को जाएं और जिस तरह चाहें वो इबादत करें और मुल्क के इंतजाम इक़्तिदार में मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि पाकिस्तान जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ का आ, जो अक्सरियत के जज्बात, एहसासात हैं उसकी नफी की जाएगी, बल्कि जब आईन बना तो उसमें भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, यानी कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। इस पर सब जय्यद उलमा इकराम के दस्तखत है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, मौजूद है। और हाँ, ये बात जरूर उसमें है कि किसी के मसलक, किसी के अकीदे, किसी के मजहब की बुनियाद पे किसी पर
कोई जबर मुसल्लत नहीं करेगा। क्यों? कि अगर आप मजहब को जबर के तहत मुसल्लत करते हैं तो वो खुद इस्लाम की नफी होगा। कुरान मजीद में साफ अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ला इकराहा दीन, दीन में कोई जबर नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को बार बार ताकीद फरमाई कि दूसरों की मजहबी इबादत गाहों का एहतराम करना, उन पर कंकर पत्थर या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि ऐसा करोगे तो जवाब में वो आपकी इबादत गाहों पर ऐसा करेंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना साधा और इतना अच्छा दीन हमको दिया। हमने बदकिस्मती से अपने मफादात के तहत उसकी दीन की शक्ल अपनी अपनी मर्जी और मकसद के तहत तरतीब दी और उसे इम्पोज करने की कोशिश की। अल्ताफ़ हुसैन साहब, कभी आपको लगा है इन 10-12 साल के अरसे में, जब से 9/11 के बाद हमारे हालात बदले हुए हैं, वैसे तो ये हमने जब से जहाद अफ़गानिस्तान में हिस्सा डाला था तब से यही हमने कोशिशें करके ये मुसल्लह जत्थे बनाए थे, कभी किसी को, हमारी लीडरशिप को ये ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान बारूद का ढेर बनने जा रहा है, इसको हम इससे निकालें? ये बातें जो अभी आपने बताई ये हम प्राइमरी स्कूल में इस्लामियात की किताबों में पढ़ते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी, आपके बच्चों को भी पता होगा, मेरे बच्चों को भी पता है। लेकिन जो लोग बंदूक के ज़ोर पर मर्जी मुसल्लत करते हैं वो शायद कुछ और बातें बताते हैं। स्टेट कहाँ थी सरसे में? देखिए, एक बात जो बार बार कही जाती है, जिसे आपने भी बयान किया, कि ये जंग अमेरिका ने मुसल्लत कर दी। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। मैं आपको, आपके ऊपर नदीम मलिक साहब अपनी मर्जी कैसे मुसल्लत कर सकता हूं? आप ईमानदारी से बताइए, क्या मैं अपनी मर्जी आप पर मुसल्लत कर सकता हूं? देखिए नदीम मलिक साहब, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर मैं सवाल करूं तो गुजारिश करूंगा कि आप या तो हाँ कह दीजिए या नहीं कहिए। तो मेरे पे तो आप अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी करूँगा। देखिए, आपने मुझे साफ इनकार कर दिया और जलाल में ले आए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बंदूक लानी पड़ेगी। ये तो मैं, अल्ताफ भाई, प्रोग्राम से बाहर निकलूंगा तो फिर पता चलेगा। मैंने कहा इसके लिए फिर आप मुझे मर्जी मुसल्लत थोपने के लिए अल्ताफ भाई, मजबूर। लेकिन सवाल मेरा भी कायम है, हमारी फ़ौज का और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इस अरसे में आई, उसमें आपकी गवर्नमेंट भी हिस्सेदार थी। इन तमाम गवर्नमेंट्स को ये क्यों नहीं ख्याल आया कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मुस्तकबिल छोड़ने जा रहे हैं जिसमें घर से बच्चा बाहर निकले तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है जब तक वो वापस ना आ जाए? इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हमारी लीडरशिप और फ़ौज ने क्या किया इस अरसे में? मैं मुख्तसर अपनी बात मुकम्मल कर लो कि हम किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद इजाजत न दें। तो अमेरिका ने मुसल्लत नहीं की, हमने अमेरिका को इजाजत दी। आओ डॉलर हमको दो, हम तुम्हारी मर्जी अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं मफादात के तहत। हमने मुल्क को, मुल्क की मफाद को, मुल्क के मुस्तकबिल को, आज जो तालिबानाइजेशन है, आज जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बदअमनी है, वो हमारी माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आज हुक्मरान जो हैं वो इंतहाई, वो भी गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। कोई खुलकर बात नहीं बताते कि हमें क्या करना है। आपके पास दो रास्ते हैं, आया आप तालिबान के हवाले पाकिस्तान को करना चाहते हैं या पाकिस्तान को महफूज करना चाहते हैं।
पाकिस्तान और तालिबान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि पाकिस्तान का इस्लाम और तालिबान का इस्लाम अलहदा अलहदा है। अगर तालिबान का इस्लाम कायम होगा तो फिर पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाता है, मैं करूं या ना करूं। लिहाजा जो फौज बार बार कहती रही है और सिविल हुक्मरान जो है वो इस पर बोल्ड स्टेप उन्होंने नहीं लिए, और जिन्होंने लिए तो उसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया। आज भी कितने फौजी हजारों में शहीद हो चुके हैं, सिविलियन 60,000 से ज्यादा, बमों के धमाके, दहशत गर्दी, मस्जिदों पे हमले, इमाम बारगाह पर हमले, मज़ारात पर हमले, बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हमले, कब्रों से लोगों को निकाल के मारना, खवातीन पर कोड़े बरसाना, खवातीन पर गाड़ी चलाने की पाबंदी लगाना, उनके हाथ काट देना, जुल्म की कोई इंतहा है? ये कौन सा इस्लाम है? जमाना है कदीम का, स्टोन एज का। उस जमाने में भी ये मेडिइवल सिस्टम में ये इस किस्म के मजालिम नहीं हुआ करते थे। अभी 23 सोल्जर्स की गर्दनें काट के, जिस तरह लाशों की बेहरमती की, जिस तरह फौजियों के सर काट के उससे फुटबॉल खेली गई, कौन सी आयत में ये कहा है कुरान मजीद की, या कौन सी हदीस में कहा है ये? लिहाजा तालिबान की हिमायत करना गैर इस्लामी है, तालिबान की वकालत करना गैर इस्लामी। आपका अल्ताफ हुसैन साहब दिल नहीं खोला ये देखकर, जो वीडियो फुटेजेस आई थी जिसमें पाकिस्तानी बेटे हैं वो की वर्दी पहने हुए थे या पुलिस की वर्दी पहने हुए थे, जिनके गले काट के जिनके साथ ये सलूक हुआ, क्या आपका खून नहीं खोला कि ये हमारी औलाद है, इसी कौम के बेटे हैं, इनके साथ जो कुछ हो रहा है? खोला है कि नहीं खोला? आप भी सच बताइएगा। अगर न खोला होता तो हमारी लीडरशिप किधर है? उनकी औलाद नहीं है ये बच्चे? इसी कौम की, इसी सरजमीन की औलाद है ना ये। देखिए, ज़र्फ और ज़मीर ये अल्फाज आपने सुने होंगे। अगर ज़र्फ और ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर फौजियों के गले काटना क्या, सामने बेटी को उठा के ले जाए, बहन को उठा के ले जाए, तो खुशी खुशी 5-10 रुपए लेके उसके हक ले जाने देते हैं, तो बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, इसकी कोई हद होती है? इनको एक दिन दुनिया में वरना आखिरत में तो इनको जवाब देना ही होगा कि अगर तुम्हारी बहन, बेटी, बेटे को गर्दन काट के उसकी लाश को इस तरह घसीटा जाए, है हुक्मरानों, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? शर्म करो। ये किसी गैर मुल्क के फौजी नहीं है, ये हमारे फौजी हैं। ये किसी गैर मुल्क के सिपाही नहीं है, ये हमारे मुल्क के सिपाही हैं। और हर कड़े और बुरे वक्त में, सैलाब हो, जलजला हो, जब हुक्मरान तुम लोग भाग जाते हो, तुम्हारी मिशन भी भाग जाती है, तो यही फौजी आके सैलाब में भी मदद करते हैं, जलजले में मदद करते हैं, हादसात हो जाए उसमें भी मदद करते हैं, और जंग हो जाए तो खैर वो तो वतन की दिफा की जिम्मेदारी इनकी है ही। एक चीज़ और भी अल्ताफ हुसैन साहब फरमाइएगा, फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ये एक हमारी तारीख़ का हिस्सा है। ये मुसल्ला जत्थे बनवाने में हमारे फ़ौजी थिंक टैंक्स और हमारी फ़ौज का ही हाथ था। फिर ये जत्थे जो थे, जिनको कभी हम स्ट्रेटिजिक डेप्थ का नाम देते थे, ये मॉन्स्टर बन गए और हमारे ही फ़ौजियों के गले काटने लग गए। क्या आज फ़ौज ने क्या अपनी वो माजी की पॉलिसी उसको तर्क कर दिया? क्या उस गलती का एहसास कर लिया कि हमने ये जो मुसल्ला जत्थे बनाए थे पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर, ये जो प्राइवेट मिलिशियाज़ बनाई थी, ये अब हमारे ही खून रेजी पे उतर आई हैं, अब इनकी गुंजाइश नहीं है? क्या उन्होंने यकीन कर लिया है या नहीं किया अभी? मैं आपकी बात से
100%, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हुए ये कहता हूं कि परसों मैंने 23 फरवरी को खिताब किया कराची में एक बड़ी रैली से, जिसमें कहा कि देखिए आप ये जो प्रॉक्सीज के लिए जत्थे बनाते रहे हैं कि अब अमेरिका चला जाएगा तो अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान की हुकूमत आएगी और इन इस्लामी नाम के जत्थों से हम अफगानिस्तान की हुकूमत में अपना कंट्रोल कर लेंगे इनके जरिए और इनको प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो आप प्रॉक्सीज बनाते हैं वो बिल आखिर मॉन्स्टर बन जाया करते हैं। माजी में गलती की जर्नैलों ने, पॉलिसी साज लोगों ने। अब अगर पाकिस्तान को बचाना है फौज के जर्नैलों को, फौज के पॉलिसी साजमान इदारों को, कोर कमांडर्स को, अब प्रॉक्सीज से हटके एक किस्म के जत्थे बनाने से तौबा करके अब जो कुछ बनाना है वो अपने मुल्क के लिए बनाए, किसी और मुल्क में मुदाखलत करने के लिए न बनाए। क्यों? कि हम ये करेंगे तो इंडिया हमारे लिए कर सकता है, ईरान हमारे लिए कर सकता है, चाइना क्यों ना करे? जब हम चाइना के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, इंडिया के खिलाफ लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जब हम अफगानिस्तान में मुदाखलत की ट्रेनिंग देंगे, तो क्या ये लोग हमारे मुल्क में मुदाखलत की ट्रेनिंग नहीं देंगे? क्या अल्ताफ हुसैन साहब, फौज ने ये पॉलिसी तर्क की कि नहीं तर्क की? ये जो प्राइवेट लश्कर को मुसल्ला करके हम सोचते थे कि इसी से जहाद कश्मीर से हमने फतह कर लेना, क्या हमने वो पॉलिसी तर्क की अभी, या अभी भी उस पर कायम है? आपकी क्या असेसमेंट है? मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी तब्दीली आई है और एक बड़ी हद तक फौज में एक ऐसा एनलाइटेड ग्रुप पैदा हुआ है, एक ऐसा बाशऊर ग्रुप पैदा हुआ है जो कहता है इन झमेलों से आप निकले, इस किस्म की प्रॉक्सीज और जत्थे बनाने से गुरेज करें जो मॉन्स्टर बन जाते हैं। आप अगर कुछ लोग हैं तो उन पर, उन लोगों को जो अपने वतन को अव्वलियत देते हैं और ऐसे जत्थे बनाने को मुल्क के लिए माजी के तजर्बात की रोशनी में गलत तस्वुर करते हैं, उनको ऐसे फौजियों को समझाना चाहिए और जो ना समझे उनके खिलाफ फिर फौजी कवानीन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक और चीज़ बताइएगा कि जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है उसके ऊपर भी आप गली मोहल्लों में जाएं तो लोग सवाल उठाते हैं कि ये बख्तरबंद गाड़ियों की तरह हैं, वो आर्म्ड गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बम प्रूफ गाड़ियां हैं जिसमें जाते हैं और 6-6 और 8-8 पुलिस के स्क्वाड हैं जो आगे और पीछे चलते हैं। तो एलीट को तो वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मर सिर्फ आम पाकिस्तानी रहा है, जो पाकिस्तानी जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है इसी मिट्टी में दफन हो रहा है। इनके बच्चे पढ़ते हैं यूरोप में, कारोबार मलेशिया और दुबई में, तो इनको तो वो ख़तरा है ही नहीं है, तो पाकिस्तान की परवाह क्यों करें? पाकिस्तानी लीडरशिप का रोल आपको क्या नज़र आता है? MQM पूरे पाकिस्तान की वाहिद जमात है। मैं माजरत से कहूंगा नदीम मलिक साहब, इस जब में आप भी शामिल हैं, समा के दीगर रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, जियो, ARY और मुल्क के तमाम टेलीविजन के लोग, एंकर पर्सन, रिपोर्टर्स, सब नहीं तो बेशतर शामिल हैं जिन्होंने जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों की हुकूमत को सपोर्ट किया और MQM जो वाहिद मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके से उठी, उसकी मुखालफत की, उसे मुल्क दुश्मन करार दिया, उसे पाकिस्तान दुश्मन करार दिया, उसे फौज का दुश्मन, पंजाबियों का दुश्मन, पठानों का दुश्मन, बलोचों का दुश्मन, सिंधियों का दुश्मन करार दिया और उसके खिलाफ नफरत के बीज बोए। आज वक्त साबित कर रहा है कि बानियाने पाकिस्तान की औलादें जो अपने हुकूक की जिद्दोजहद कर रही थी कि भाई हम भी
पाकिस्तान में जिंदा रहते हमारे हुकूक हैं, आप दे दीजिए, उन पे इस पे इल्जाम लगाए गए। लेकिन इस कड़े वक्त में अगर सामने आया तो कौन आया? एमक्यूएमआई, जिसने ललकारा कि हम फौज के साथ हैं, जिसने ललकारा हम पाकिस्तान के साथ हैं, और फौजियों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ इन मनहूस तालिबान के खिलाफ मैदान अमल में आकर अपने वतन को भी बचाएंगे, वतन की माँ बहन बेटी को भी बचाएंगे, वतन के सिपाहियों को भी बचाएंगे। अच्छा अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आपके ऊपर कि आप कोई अलहदा कोई यहाँ कोई नक्शा आ गए थे कि शायद कोई जनापुर बनाने, उन्होंने ही इनकार बाद में कर दिया कि नहीं वो सारा कुछ झूठ था। उन्होंने ही बेनज़ीर भुट्टो को कहा था सिक्योरिटी रिस्क है, और उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आयद किया था। तो यहाँ हमारे अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ग्रुप मौजूद था माजी में, हाल का पता नहीं है, जो ये काम करता रहा। उसी से शायद हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट रहा नहीं, लोगों का शेक ही हो गया। तो लीडरशिप को अपना आप इस्टेब्लिश करना है, आवाम के साथ जुड़ के, उसके खून में खून मिला के, फिर यकीन आएगा। देखिए, जिस तरह मैंने कहा तालिबान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, इसी तरह आउटडेटेड मेडिईवल फ्यूडल सिस्टम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। बेलगाम कैपिटलिज्म और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इन सोने के चमचों में पैदा होने वालों को तो गुमराह बनाने के बजाय बसों में सफर करने वाले, पैदल चलने वाले, गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले, फाके के मजे लेकर तालीम हासिल करने वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को जिस तरह एमक्यूएम लेकर आई है, इस तरह लाना होगा। हुक्मरानी उनके हाथ में देनी होगी। लेकिन अगर आप इनको नहीं बदलेंगे, इन जागीरदारों और बड़े बड़े सरमायादारों को, तो ये रूसी सियासत में पूरे मुल्क को उसकी जागीर बना लेंगे। आज आप देख लीजिए, जो हुक्मरान जब आते हैं, मैं नाम लूंगा तो बिला वजह के लिए और समा के खिलाफ मुश्किलात पैदा होंगी, लिहाजा मैं नाम नहीं लेता। अगर आप कहेंगे तो मैं जुर्रत के साथ नाम भी ले दूंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब, नाम लीजिए, क्योंकि जो भी मुश्किल होगी आई एम रेडी टू फेस दैट, लेकिन सच सामने आना चाहिए। नाम लीजिए, आप पूरी बात बताइए। नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए आप, बताइए। भाई, वो वजीर आला, भांजा, भतीजा, दामाद, दामाद का बेटा, साली, बेटी, बेटा। आप बेनजीर भुट्टो साहबा, अल्लाह उन्हें हरीस रहमत करे, पूरा खानदान जो है वो आज भी जनाब जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो कमान संभाले हुए हैं। और एएनपी को ले लीजिए, एएनपी में पूरा खानदान संभाले हुए हैं। और बताइए कोई जमात, एमक्यूएम में अल्ताफ हुसैन का कोई भाई भतीजा नहीं है, बेटा बेटी नहीं है। अल्ताफ हुसैन के कभी किसी भाई ने सेनेट का, कौमी का, सूबाई का इलेक्शन नहीं लड़ा, न ही अल्ताफ हुसैन ने लड़ा। क्योंकि अल्ताफ हुसैन को क्या एमएलए बनना है, एमपीए बनना है? नहीं, अल्ताफ हुसैन को मुल्क में इंसाफ का निजाम चाहिए, करप्शन से पाकिस्तान चाहिए। ऐसा पाकिस्तान जहां गरीब की इज्जत, अमीर की इज्जत बराबर बराबर हो, जहां कोई दौलत के बल पर किसी गरीब की पगड़ी उछालने की जरूरत न कर सके। अल्ताफ हुसैन को ऐसा पाकिस्तान चाहिए। तो अल्ताफ हुसैन साहब, मैं एक आपकी बात से तो बिल्कुल, क्योंकि ये जो विरासती निज़ाम है जिसको मियाँ साहब या भुट्टो फैमिली ने राज किया, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी है कि आप लंदन में बैठ के अगर ये बात कहेंगे तो मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि पाकिस्तानी यहाँ मर रहे हैं तो आपको उनके शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए जो पाकिस्तान में है, आप मुझे बताइए नदीम मलिक साहब जो पाकिस्तान में है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो,
चाहे अस्कंदर यारवली हो, जितना मैं सुबह शाम अपने लोगों के लिए वतन से 4000 मील दूर रह के 24 घंटे लगा रहता हूं, अगर खुदा की कसम इनमें से कोई एक भी उसका 5% लगा रहता हो मुल्क के लिए, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आप नहीं, क्या देखिए, सोचते हैं? मैं तो नवाज़ शरीफ साहब को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि वो वारान में ज़लज़ला आया तो वहाँ 5-7 मिनट नहीं गुजार सके। मैं ज़रदारी साहब को क्रिटिसाइज़ करता रहा कि हमारे ट्राइबल एरिया में जंग जारी है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड, वो जमात जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, उन लोगों के साथ जाके खड़े क्यों नहीं हुए। तो मैं आपसे भी ये सवाल दोहराऊँगा कि कराची के अंदर जो खून रेज़ी जारी है, शायद आप यहाँ ख़ुद मौजूद हों, तो एक लीडर जो है वो फोर्सेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्राइव करता है, आवाम उसकी बात पे कान धरती है, उसके पीछे चलती है। तो आप आएँ तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगेगा कराची वालों को भी और अहले नदीम पाकिस्तान को भी। मलिक साहब, क्या आप अपने नदीम मलिक साहब, क्या आप अपने बीवी, बाल बच्चों, बहन भाइयों से दूर रहना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं। हरगिज़ नहीं। जब आप पसंद नहीं करेंगे, तो मैं किस तरह आंसुओं के साथ अपने प्यारों से, अपने हमवतनों से दूर कर्मनाक जिंदगी गुजार रहा हूँ? मेरे दिल से पूछिए। मैं आ जाता, मुझे लोग नहीं आने देते, इसलिए इसलिए कि कोई कहते हैं, हम दिफा आपका साथी कहते हैं, भाई पहले गोलियां चलती थी, अब धमाके होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरी मर्तबा जब मैंने वतन छोड़ा तो पहला खुदकश धमाका अल्ताफ हुसैन के ऊपर हुआ था, मैं बच गया। उसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया उन्होंने, वो नहीं आने देते, खुदा की कसम। मैं पहला, मतलब मेरा दिल चाहता है सुबह शाम मैं रोता हूँ कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हालात पैदा हो जाएंगे कि जब मेरी फौज की गलत फहमियां, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की गलत फहमियां जो वतन के दफा किए मुझसे दूर होगी। मैं वतन आने के लिए तड़प रहा हूँ। आप सब मुझे बुलाए, मेरे साथियों से कहे मुझे बुला ले, मैं आना चाहता हूं, मैं दूर रहना नहीं चाहता। लेकिन लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जितने पहरे होते हैं उनके, वो महफूज इस वक्त नहीं है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मरना तो एक दिन है, लेकिन मेरे साथी कहते हैं कि आप कम से कम गाइड तो कर रहे हैं, कम से कम खिताब तो कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्ताफ हुसैन आप अगर पाकिस्तान आएँ, आप अगर कराची तशरीफ़ लाएँ, तो मैं ये बात आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि कराची के हालात, ये मेरे दिल का यकीन है कि पहले से बहुत बेहतर होंगे। जब लीडर दरमियान में खड़ा हो ना, तो आग कम लगती है, ये लीडर दूर हो तो आग ज़्यादा लगती है। आपने अभी एक बात कही कि एजेंसियों की, फ़ौज की गलत फहमियाँ एक दिन आपके मुतल्लिक दूर होंगी। तो आज के प्रोग्राम में हम सारी सच्ची बातें कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी, सबको डिस्कस किया। फ़ौज की और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से क्या गलत फहमी है, मैं वो भी आपसे जानना चाहता हूँ। मैं भारतीय एजेंट हूं। ये अभी उनकी गलत फहमी है? मैंने कहा, एक फिलोसफिकल मैंने एक फिलोसफिकल बात की। क्या लीडर फिलोसफर नहीं हो सकता? मैंने एक फिलोसफिकल बात की कि द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज द ब्लेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज 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 कि उससे मुसलमान आने हिंद 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। अगर नहीं होते तो इस वक्त हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत होते, डिसीजन मेकर होते, पॉलिसी साज होते, लेकिन हम 3 हिस्सों में बट गए। चलो कोई बात नहीं, अगर 3 हिस्सों में बटकर हम अच्छी तरह रहते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन
हम तीन हिस्सों में बैठकर तीनों जगह मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपकी इस बात से मुझे ना इत्तेफाक भी हो, मैं आपसे इख्तलाफ भी करूं, तो फिर भी कहीं भी ये बात इस्टेब्लिश तो नहीं होती कि भारतीय एजेंट हो गए आप। ये तो बात नहीं इस्टेब्लिश होती ना। तो ये तो इख्तलाफ राय की बात तो है, मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये तो नहीं साबित कर सकता कि आप पाकिस्तान दुश्मन हो गए। नहीं, ये तो कई प्रोग्रामों में हामिद मीर साहब जो है एक टेलीविजन के एंकर पर्सन है। नदीम मलिक साहब, हामिद मीर साहब मुस्तकिल दिखाते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने ये कहा, अल्ताफ हुसैन ने ये कहा, अल्ताफ हुसैन ने ये कहा। पंजाब के और एंकर पर्सन हैं जो मेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। असल में पाकिस्तान तोड़ने वालों ने मुझे पंजाब से दूर रखा, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है। और अगर मैं पंजाब के भाई बहन बेटे बेटियां अल्ताफ हुसैन को पसंद करने लगे, अल्ताफ हुसैन के साथ आ जाए, तो मैं चोरों से मुल्क को पाक कर दूं। ये नहीं चाहते कि पंजाबी अल्ताफ हुसैन के साथ आए। अच्छा अल्ताफ़ हुसैन साहब, अभी आपने जो डिस्टिंक्शन की, वो मेरे ख्याल अगर सूबों की बुनियाद के ऊपर डिस्टिंक्शन हम ना करते तो मुझे तो ज़ाती तौर पर ज़्यादा अच्छा लगता। मैं कहता हूँ आप आएँ, मैं और आप लाहौर चलते हैं, लाहौर बैठ के प्रोग्राम करते हैं, मीनारे पाकिस्तान बैठ जाते हैं, आपके चाहने वाले भी आ जाएंगे, मैं भी वही होऊंगा, आप भी वही होंगे, लोग आपको आएंगे, सुनेंगे। देखिए जनाब वाला, आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं? नमाजी महफूज नहीं है, नमाजी महफूज नहीं है, इमाम बारगाह महफूज नहीं है, मज़ारात महफूज नहीं है, इबादत की जगहें महफूज नहीं है। मैं आ जाता हूं, मैं आ जाता हूं, लेकिन मुझे पंजाब के अवाम का तो साथ चाहिए, पाकिस्तान के अवाम का साथ चाहिए, लेकिन मेन पंजाब के अवाम का साथ चाहिए, पंजाब के नौजवानों का, पंजाब के तलबा तलबात का। मैं ड्रामेबाजी करने वाला आदमी नहीं हूं, शोबाजी करूं, मैं सच कहने वाला आदमी हूं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब, आज इसी प्रोग्राम की वसातत से आप जिन तालिब इल्मों को, पंजाब के नौजवानों को चाहते हैं कि वो आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहें, तो आप कहिए उन्हें, बोलिए, आज मैसेज जाएगा, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करें जिससे पाकिस्तान में तब्दीली आए, कहिए आप। ए पंजाब के नौजवानों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई रिक्वेस्ट you, particularly those who are getting education। उर्दू में कहूँ, अंग्रेजी में कहूँ, जैसा आपके। अल्ताफ़ साहब, जैसे आपका दिल के करीब है ना जो चीज़, वैसे कह दीजिए, लोग आपकी बात समझ ले जाए। मैं पंजाब के जो तलबा तालिबात, they are getting education from different institutions, educational institutions, I request them to come forward and try the influence and try Altaf Hussain, not as a leader, as a bhai, as a brother. If you feel that I am not true Pakistani, I am not sincere with Pakistan, then leave me. But if you think that I am born to serve Pakistan, I am born to lay down my life for Pakistan, I am living the rest of my breath for Pakistan, to save Pakistan. How could I say? To make Pakistan prosperous, educated, enlightened, and developed, free from the threat of United States of America, Russia, Great Britain, all the other countries. We can live with honor and dignity if we are united like a rock. Nobody can have the courage to see Pakistan as a weak country
united and try once Altaf Hussain and the SQM. अल्ताफ़ हुसैन साहब, एक चीज़ के ऊपर मैं आपको ऑन एयर क्रेडिट दूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी इसके मतलब कोई भी राय रखे, एटलीस्ट यू हैव द करेज कि आपने ओपनली उस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को, उस दहशतगर्दी को खुलेआम चैलेंज किया। इस पे मैं आपको शाबाशी दूंगा। दूसरा, आपका तंजीमी ढांचा बहुत अच्छा है जो बाकी जमातें कायम नहीं कर सकी, इस पर भी आपको शाबाशी दूंगा। मैं एक और जो प्रोग्राम के एंड पे आ गया हूँ, अब मैंने सोल्यूशन भी एक दो आपसे पूछ लूँ। पीस टॉक्स, आउटराइट वॉर, या साथ बातचीत भी और साथ लड़ाई भी, ये अभी ऐसे अभाम हैं जहां हम कहीं पहुंच नहीं पाए हैं। इसके ऊपर भी आपके जहन में क्या है? ऑल आउट वॉर, क्रश किया जाए, जोर लगाया जाए, या जो ग्रुप टूट सकता है, बातचीत से माइल हो सकता है, उसको बातचीत के जरिए लाया जाए? उसी पावरफुल चाहता हूँ मैसेज, उतना ही तगड़ा और मजबूत मैसेज चाहता हूँ जितना मजबूत मैसेज आपने अभी चंद लम्हों पहले दिया। I prefer number one, negotiations and dialogue. Negotiations and dialogue to resolve all the differences and misgivings, misunderstanding. But everybody has to understand, not only understand, but accept the right of the state. If you don't, even if I don't accept the right of the state, I don't have a right to ask about dialogue. जनाबे वाला, आपको पाकिस्तान की स्टेट रियासत को पहले तस्लीम करना होगा, उसके आईन को तस्लीम करना होगा, और अनकंडीशनल मुज़ाकरात करने हैं तो अनकंडीशनल। आप कोई दूसरे मुल्क के फौजी नहीं हैं, आप इस मुल्क के फौजी हैं, पाकिस्तान के, सॉरी, आप पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप हैं, तालिबान वालों। आपको दहशतगर्द ग्रुप हैं, आपको अपने हथियार फेंक कर पाकिस्तान की फौज से मुज़ाकरात करने होंगे। ये नहीं एक हाथ में बंदूक, फौज के हाथ में बंदूक, क्या आप दूसरे मुल्क के फौजी हैं? इस तरह मुज़ाकरात में नहीं चाहता। अगर तालिबान हथियार नहीं फेंकते तो फिर मुज़ाकरात नहीं, फिर वाहिद हल जंग रह जाती है। आप नवाज शरीफ साहब को और पाकिस्तानी फ़ौज को क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और मेरे ख्याल ये लाइन सही ड्रॉ की है आपने कि जो हथियार फेंकता है उससे तो मुज़ाकरात, नहीं तो फिर सफाया करो। तो यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और आर्मी चीफ़ को क्या मैसेज देते हैं कि वो क्या करें, आपकी इस पॉलिसी को लेकर आगे चलें? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ साहब से ये कहूंगा कि प्लीज दोनों एक पेज पर आ जाए और अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट फौज के साथ दहशत गर्दों से निजात के लिए एक पेज पर नहीं आती तो मैं पाकिस्तान की फौज से कहूंगा आगे बढ़िए। और अगर कोई कहता है कि अल्ताफ हुसैन अमरीत को दावत दे रहा है तो कहता रहे, मुझे परवाह नहीं है। एयर स्टेट की ताकत को टेक ओवर कर लेना चाहिए और पाकिस्तान को बचाना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब, ये ज़्यादा सख्त बात नहीं हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि फ़ौज आगे बढ़कर हो जाए, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं ड्रामेबाजी के जुमले नहीं बोलता। आपने इंटरव्यू लेके मुझसे यही तो गलती की है। अरे नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप सीधी और सच्ची बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सच बोलता हूँ, मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अलल काज़िबीन,
लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन और लानतुल्लाहि अलल शयातीन और लानतुल्लाहि अलल जमातीन। हाँ हाँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये जो आखिरी बात आपने कही है, ये मेरे ख़्याल में सबको समझ आ गई है कि आपने किसके लिए कही है। लेकिन मेरा वो सवाल एक दफ़ा दोहरा लेने दें। आपने अभी कहा कि अगर हुकूमत वक़्त तालिबान को काबू पाने के लिए डरती है, लरज़ती है, तो आर्मी चीफ़ आगे बढ़ें और टेक ओवर कर लें। ये बहुत सख्त जुमला हो जाएगा, बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। भाई मेरे खिलाफ हो जाए लोग, मुझे वतन अजीज है, वतन है, हुकूमतें हैं। वतन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं कि वतन खत्म हो जाए जमहूरियत रहे। वतन होगा तो जमहूरियत होगी। क्या बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, झूठ। नदीम मलिक साहब, मैं सॉरी करता हूं, मुझे माफ फरमाइए। मेरी आवाज तक हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे आपने गलती की ना, फिर मैं कह रहा हूं मुझसे इंटरव्यू लेंगे। यार अल्ताफ़ हुसैन साहब, आज के मैं प्रोग्राम के एंड की तरफ आ गया हूँ, लेकिन बहुत सी बातें अभी पूछने को दिल है। तो आज एक काबीना ने वॉर ऑन टेरर के ऊपर पॉलिसी मंजूर की है। तो अगर आप मुनासिब समझें तो आज से कोई 2-4 हफ्ते का वक्फा करके दोबारा इसी तरह की बातें, ये गलती मैं दोबारा करना चाहता हूँ ऑन एयर ही, तो दोबारा उस पर पूछ लेंगे कि वॉर ऑन टेरर की पॉलिसी अप्रूव हुई थी, तो 2 हफ्तों आप में, क्यों मेरे दुश्मन बनना चाहते हैं भाई? 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, मैं ये आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर दोबारा आपसे एनालिसिस करूँ, क्योंकि आज के प्रोग्राम में लगा अभी बातें अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई। बिल्कुल सही है, अधूरी रह गई है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ नजीम मलिक साहब, आप शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, आप मेरे दुश्मन क्यों बनना चाहते हैं? अरे सियासतदान लीडर आदमी है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो काम सवाल करना है। दुश्मनी आपकी बड़े लोगों से होगी। क्योंकि मैं खड़े खड़े जवाब दूंगा, फिर आपको कोई ना कोई बुरा लग जाएगा। चले अल्ताफ़ हुसैन मैं साहब, वो नहीं हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, सॉरी। मेरे अल्ताफ़ अल्ताफ़ हुसैन साहब, आज तो मुझे प्रोग्राम का यहाँ इख्तिताम करना है, आगे न्यूज़ का वक्त करीब आ गया, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आज से 3 से 4 हफ्ते के दौरान कि जो आज पॉलिसी अप्रूव हुई है, उसके बाद हम उसकी रोशनी में इन 4 महीनों में या 4 हफ्तों में कितने पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बची या ख़तरे में पड़ी, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें और इस पर बात करें। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तानी कौम को, तो लास्ट मिनट है आपके पास। अल्ताफ़ हुसैन साहब। मैं हुकूमत से कह सकता हूँ, मैं मुखिया हजरात से कह सकता हूँ कि जो शहरी, रेंजर्स, पुलिस, एफसी, फौज, पुलिस, फौज, लेडीज, इनके लोग दहशतगर्दों में, दहशतगर्द हमलों में शहीद हुए हैं, और खास तौर पे उनके जो सिपाही रहते थे, गरीब थे, उनके भी बच्चे बातें कर रहे हैं। उनके लिए हुकूमत फंड कायम करे और कोई शौदा फंड कायम करे। MQM हत्तुल मकदूर जो सौदा फंड में हिस्सा हो सकता है अपनी बिसात के मुताबिक। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पॉजिटिव एक मैसेज है और इस पे गौर होना चाहिए। जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो अपने प्यारे गंवा चुकी हैं और फ़ौज के लोग भी, उन सब की मदद होनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आज आपसे बात करके। आज के वक्त यहीं ख़त्म हो रहा है, मैं इजाज़त चाहूँगा और अल्ताफ़ साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। खुदा हाफ़िज़।